हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू कंप्लीट हो गया है। यस्टरडे मैंने आपको क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू चैप्टर सेंड किए थे, वो आपको अपने नोटबुक में एज इट इज़ करने हैं। और आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू चैप्टर से रिलेटेड हॉट्स क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस या जिनको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो इज टीआर कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, इज इट ट्रू? तो ये बिल्कुल ट्रू है, उसकी शेप ऐसी होती है क्योंकि हमने ये स्टडी किया है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR and MR are constant. Constant MR implies TR increases at a constant rate. कि constant MR क्या imply करता है कि TR जो है वो constant rate से ही increase करेगा और TR show a straight line sloping upward from the origin and it is shoots from the origin. तो जब वो start होता है origin से तो ये बताता है कि when output is 0 TR equals to 0. अगर आपको याद हो जो हमने टेबल डिस्कस की थी तो उसमें जैसे हम कह रहे थे कि परफेक्ट कंपटीशन में 1 क्वांटिटी 2 3 और 4 आउटपुट सेल होता है और जो प्राइस है वो हर एक लेवल पर सेम रहता है 10 10 10। तो उससे जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा, अगर मैं कहूँ कि पहले 10 होगा, फिर 20, देन 30 और देन 40। और इसको अगर कर्व में रिप्रेजेंट करें तो आप देखेंगे जो कर्व बनेगा वो फ्रॉम द ओरिजिन और अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ओरिजिन पे, ये जो शो कर रहा है कि अगर टोटल रेवेन्यू उस कंडीशन में ज़ीरो है जब कोई भी आउटपुट सेल नहीं हो रहा है, और वही यहाँ पर गिवन है कि व्हेन आउटपुट इक्वल्स टू 0 TR इक्वल्स टू 0। नंबर 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूसर्स प्राइस लाइन शोज हाईएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्टेट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, डू यू एग्री? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जब हम प्राइस कर्व को या AR कर्व को स्टडी करते हैं तो वो एक्चुअली पैरेलल आता है एक्स एक्सिस के। इसको हमने स्टडी किया था कि AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस। सो और यही अगर मैं कहूँ कि ये डिमांड कर्व है और डिमांड कर्व को जब हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में स्टडी कर रहे थे तो इस तरह की डिमांड कर्व में जो डिमांड की वैल्यू होती है, इलास्टिसिटी और डिमांड जो होती है वो होती है इन्फिनिटिव। मीन्स कि प्राइस में ना के बराबर चेंज होने के बाद भी किसी पर्टिकुलर प्राइस पर इन्फिनिटिव क्वांटिटी सेल हो सकती है। इसको बोलते हैं हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वही यहाँ पर गिवन है, यस इन परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर्स प्राइस लाइन शो द हाईएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी होती है। दिस इज बिकॉज प्रोड्यूसर्स प्राइस लाइन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। नाउ कम टू द थर्ड वन। अब ये है कि एवरेज रेवेन्यू इज़ द सेम एज मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी कमेंट। हमें ये बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एवरेज रेवेन्यू क्यों इक्वल होता है मार्केट प्राइस के। तो अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूलाज इसको एक्सप्लेन करें तो वो भी बड़ा इजीली हो जाएगा। हमें पता है कि AR का फॉर्मूला होता है TR अपॉन Q, और साथ में हमें वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ TR इट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q, क्योंकि टोटल रेवेन्यू अगर हमें फाइंड करना हो किसी फर्म का तो प्राइस ऑफ गुड्स की मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड से, तो TR आ जाएगा। अब मैं अगर TR फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है इसमें TR की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो TR के प्लेस पे P मल्टीप्लाई Q आ जाएगा, और देन Q कैंसिल Q से Q कैंसिल कर सकते हैं और बचेगा क्या, ओनली P। तो हम कह सकते हैं AR इक्वल्स टू P। सो एज दिस हैंस फर्म्स एवरेज रेवेन्यू मीन्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट corresponding to a given level of output, or AR equals to price.
Now come to the next one, that is monopolist never allows MR to fall because he is the only producer of a commodity in the market. Comment. अब ये कह रहे थे कि ये पूछता है कि क्या जो मोनोपोली मार्केट होती है या मोनोपोलिस्ट जो होता है वो अपने मार्जिनल रेवेन्यू को कभी डिक्रीज़ नहीं होने देगा क्योंकि वो अकेला प्रोड्यूसर है मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने स्टडी किया है कि मोनोपोलिस्ट और मोनोपोली मार्केट दोनों मार्केट्स के अंदर ही जो एमआर है वो नेगेटिव भी हो जाता है और डिक्रीज़ भी होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ये दोनों मार्केट्स में प्राइस कांस्टेंट ना रह के वो प्राइस जैसे जैसे क्वांटिटी की सेल इंक्रीज़ होती है प्राइस डिक्रीज़ होता चला जाता है बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड से। सो इसका आंसर हम यहाँ पे राइट करेंगे, नो एमआर इज़ ऑलवेज फॉलिंग in case of monopoly because monopolist can sell more only at lower price। तो मोनोपोली कब ज़्यादा सेल करता है जब उसका प्राइस लोअर होता चला जाए, गिरता चला जाए ऑफ द कमोडिटी। डिक्रीजिंग ए आर इम्प्लाइज डिक्रीजिंग एम आर। तो ए आर जब डिक्रीज़ होता है तो क्या इम्प्लाई करता है कि एम आर भी डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आपको याद है कि ये ए आर है आपका और एम आर भी यहीं से ये आ जाता है ना। तो ए आर अगर डिक्रीज़ हो रहा है अंडर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक तो एम आर भी डिक्रीज़ होगा, एम आर कर्व भी डिक्रीज़ होगा, ये मैंने आपको बताया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज़ न्यूमेरिकल। जी दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स, जब आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है उसमें चेंज आता है 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स और टीआर में चेंज आता है 100 टू 150, तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू बताना है और उन्होंने आंसर ही बताया हुआ है कि क्या वो 50 आएगा। सो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे एम आर इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। वैल्यूज़ को पुट करेंगे 150 माइनस 100, 15 माइनस 10 और हमारी जो आंसर आएगा डेट इज़ 50/5 10 यूनिट्स। तो एम आर रेफर्स टू चेंज इन टी आर व्हेन आउटपुट चेंज बाई 1 यूनिट। सो एम आर हमारा यहाँ पर आएगा ₹10। तो हम कहेंगे नो, आंसर इज़ नो कि इसका एम आर जो है वो 50 नहीं है, एम आर कितना है 10 है। Now next question is under which conditions marginal revenue can be negative, explain with the help of an example। ये अब हमसे ये एक न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं विद एग्जांपल कि आप ये बताइए कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो प्रैक्टिकली किस तरह से नेगेटिव होता है। तो इसको प्रैक्टिकली हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें हम दो कंडीशंस लेते हैं। पहली कंडीशन जब प्राइस 4 रुपीज़ है और उस कंडीशन में आउटपुट जो है वो 10 नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो 10 सेल हो रही है, तो टी आर 10 जो हो जाएगा टोटल रेवेन्यू जब आउटपुट 10 सेल हो रही है पी इंटू क्यू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्राइस है 4 और क्वांटिटी है 10, तो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 40 फॉर द फर्म। अब क्या होगा कि प्राइस जो है फॉल हो जाता है 3, तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 11। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में ही प्राइस में चेंज आता है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो अब आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होता है प्राइस के डिक्रीज़ होने से और वो हम मानते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है ओनली 11। अब इस कंडीशन में जो टोटल रेवेन्यू एट 11 जब आउटपुट सेल हो रही है तब पी मल्टीप्लाई क्यू वो 33 हो जाएगा। तो अब मैं अगर मार्जिनल रेवेन्यू निकालूं तो वो होगा TR11 माइनस TR10, वैल्यूज़ पुट करेंगे डैट इज़ बिकम -7। तो ये क्या शो कर रहे हैं, इम्प्लाइंग डैट एम आर इज़ नेगेटिव, एम आर क्या है नेगेटिव है। तो ये एक एग्जांपल था, एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि एम आर कैसे नेगेटिव हो सकता है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एम आर ऑफ द फर्म फॉल्स फ्रॉम ₹20 टू -20, जो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू है जब हम टेबल में डिस्कस करते हैं वो डिक्रीज़ हो रही है 20 से -20 हो गई, तो टोटल चेंज कितना आया 40 का। अब
फुल स्टॉप के बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टीआर। कॉरस्पॉन्डिंग टीआर बतानी है, मतलब जब उसकी मार्जिनल रेवेन्यू 20 से -20 हो रही है, उस लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल रेवेन्यू कितना है। और ये भी कंडीशन दी हुई है कि ए आर इक्वल्स टू एम आर है, मतलब ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, इक्वल्स टू ₹20 स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ 5000 यूनिट्स। और स्पेसिफिक आउटपुट कितना दिया हुआ है, 5000 यूनिट्स दिया हुआ है। तो पहले तो हम एवरेज टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास ऑलरेडी है ₹20। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू आएगा, फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो 1 लाख कॉरस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट है, 5000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर, क्योंकि एक आउटपुट का प्राइस है 20। अब इन्होंने कहा कि मार्जिनल रेवेन्यू जब 20 से -20 हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, 40 का, मतलब उसमें 40 डिक्रीज़ हो रहा है टोटल रेवेन्यू में। तो इस चेंज को जब हम टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे 40 को, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो जो 1 लाख रुपीज़ है उसमें से 40 माइनस करेंगे और आंसर आएगा 99,960। क्योंकि हमें जब 20 से -20 एम आर हो रहा है उस प्लेस पर, क्योंकि फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग टी आर बताना है, तो पहले तो हम जो ऑलरेडी टी आर है वो फाइंड किया हमने, और फिर वो प्लेस जहाँ पर 20 से -20 हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने, क्योंकि उसमें जो टोटल रेवेन्यू में -40 हो जाएगा, चेंज इन टोटल, फाइंड ए फॉल इन मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी when TR of the monopoly firm reduces from ₹5,000 to ₹4,500 and AR increases from 50 to 90। अब टोटल रेवेन्यू 5000 गिवन है, तो ये पूछ रहा है कि ये कंडीशन है जिसमें 5000 से टोटल रेवेन्यू डिक्रीज़ होकर 4500 हो गया है, और एवरेज रेवेन्यू जो है वो 50 रुपीज़ से 90 हो गया। तो एक तो ये बात है कि जो एवरेज रेवेन्यू है इक्वल्स टू प्राइस है, तो प्राइस ऑफ द क्वांटिटी क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांडेड है या क्वांटिटी जो सेल होगी मार्केट के अंदर वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब मार्केट डिमांड पूछ रहा है कि कितना फॉल होगी, तो हमें क्या निकालनी है, क्वांटिटी मार्केट डिमांडेड। अब उसके लिए क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हम फाइंड करेंगे या चेंज इन आउटपुट फाइंड करेंगे। अब पहले तो हम निकालते हैं क्वांटिटी जब 5000 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है टी आर इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई क्यू। टी आर के प्लेस पे जिससे हम क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्यू इक्वल्स टू टी आर अपॉन पी। यहाँ पर टी आर की वैल्यू 5000 पुट की, प्राइस है हमारा 50, तो उस कंडीशन में जो क्वांटिटी सेल हो रही है वो 100 हो रही है। अब नेक्स्ट लेवल जब टोटल रेवेन्यू 4500 है और प्राइस जो है गुड्स का वो 90 रुपीज़ है, उस कंडीशन में जो क्वांटिटी सेल हो रही है वो हो रही है 50। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, चेंज इन क्वांटिटी हुआ, पहले 100 हो रही थी, अब हो रही है 50। तो मार्केट डिमांड जो डिक्रीज़ हुई कितनी हुई, 50 यूनिट्स, मार्केट डिमांड डिक्रीज़ हुई 50 यूनिट्स। तो हम कहेंगे फॉल इन मार्केट डिमांड इज़ इक्वल टू 50 यूनिट्स। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये सारे न्यूमेरिकल्स आप अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे। थैंक यू।